अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ इन चाइल्ड। तो चाइल्ड हेल्थ यानी पीडियाट्रिक नर्सिंग में हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं बच्चों में उनको हम डिस्कस करेंगे, जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ये तीनों डिजीज़ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से रिलेट करती है। तो इन तीनों डिजीज़ में से आज हम जस्ट एक डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, टेबल ऑफ कंटेंट है हमारे पास। चाइल्डहुड जीआई ऑब्स्ट्रक्शन ओवरव्यू पहले करेंगे इन तीनों डिजीज़ का। उसके बाद है हम डिस्कस करेंगे हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, देन इंटुससेप्शन और हिरचस्प्रंग डिजीज़। इन दो डिजीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम सिंपली हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं चाइल्डहुड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का ओवरव्यू। अब ऑब्स्ट्रक्शन आप ऐसा समझ लें कि ये एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म में बहुत सारी कंडीशंस डिजीज़ आ जाती हैं। ऐसे ही जो ऑब्स्ट्रक्शन है जीआई ऑब्स्ट्रक्शन, वो भी एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें तीन डिजीज़ आती हैं। एक है पाइलोरिक स्टेनोसिस, दूसरी है इंटुससेप्शन और तीसरी है हिरचस्प्रंग डिजीज़। ये तीनों डिजीज़ एक अम्ब्रेला टर्म में आती है जिसको हम जीआई ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, जो कि मोस्टली चाइल्ड यानी बच्चों में होती है। सो दीज थ्री डिजीज़ आर ऑल जीआई ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि क्या काज करती हैं? वोमिटिंग, चेंज इन स्टूल एंड एब्डोमिनल असेसमेंट। अब इन तीनों डिजीज़ में एक सिमिलरिटी है कि इन तीनों डिजीज़ होने के बाद ये वोमिटिंग को काज करती है, स्टूल को चेंज करती है, और उसके अलावा जब आप उस पेशेंट को असेस करेंगे, उसकी एब्डोमिनल असेसमेंट करेंगे बाय यूजिंग पल्पेशन मेथड या फिर परकशन मेथड, तो उसमें आपको एब्डोमिनल असेसमेंट इन तीनों डिजीज़ में चेंज मिलेगी। तो ये तीन सिमिलरिटीज़ हैं इन तीनों डिजीज़ में। तो इसी वजह से ये तीनों डिजीज़ एक ही टर्म अम्ब्रेला टर्म में आ रही है जिसको हम जीआई ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। यानी इन तीनों डिजीज़ में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में किसी ना किसी काज की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है। ऑब्स्ट्रक्शन का आपको पता है कि जो जीआई ट्रैक्ट है किसी भी पार्ट से वो ब्लॉक हो जाए, जो आगे वाला कंटेंट है वो आगे नहीं आ सके। फॉर एग्जांपल, अगर स्टमक वाला है, बीच में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो वो इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा। अगर लार्ज इंटेस्टाइन में है तो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो कंटेंट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा। इसको हम ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। ओके, तो पहले ओवरव्यू करते हैं, इस टेबल को देखते हैं। टेबल है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की। ये तीनों डिजीज़ आ रही हैं, हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, इंटुससेप्शन और हिरचस्प्रंग डिजीज़। इनके पहले हम काज को डिस्कस करेंगे, देन वोमिटिंग, क्योंकि इनकी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ही ना, वोमिटिंग किस तरह की होती है, हर डिजीज़ में चेंज होती है, स्टूल किस तरह का मिलता है हमें, और लास्ट है एब्डोमिनल असेसमेंट कैसे मिलती है हमें इन डिजीज़ में, और इनकी मेजर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस की। इसका काज है थिकनिंग ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो स्टमक के बाद होते हैं, और ये स्फिंक्टर स्टमक के कांटेक्ट को जो कंटेंट होता है स्टमक का उसको प्रिवेंट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से। ठीक है, जब तक स्टमक का काम पूरा हो जाता है डाइजेशन के बाद, उसके बाद ये स्फिंक्टर खुलते हैं, जिसके बाद जो स्टमक का कंटेंट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और उसके बाद फिर से वो बंद हो जाते हैं। तो ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर से इनमें थिकनिंग हो जाती है, ये थिक हो जाते हैं। थिक क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी का मतलब है जो सेल से नॉर्मल साइज से इंक्रीज हो जाते हैं, अपनी नॉर्मल साइज से बढ़ जाते हैं, तो इसको हम हाइपरट्रोफिक बोलते हैं। और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर में हो रही है, तो इसके लिए हम इसको हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक और स्टेनोसिस हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हाइपरट्रोफी की वजह से वो जो केनाल है वो नेरो हो गया है, तो इस नेरो को हम बोलते हैं स्टेनोसिस। तो इसीलिए हम इस पूरे टर्म को हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस बोलते हैं। दूसरी बात है इसकी वोमिटिंग।
वोमिटिंग की बात करें तो हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में नॉन बाइलस और प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है। अब इस वर्ड नॉन बाइलस का क्या मतलब है? नॉन बाइलस यानी जो बाइल है जो कि रिलीज होती है किससे? गॉल ब्लैडर से, और ओपन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो वोमिटिंग होगी उसमें बाइल का अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। टोटल जो अमाउंट होगा वो किसका होगा? पूरा स्टमक वाले कंटेंट का, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पर हुई है? स्फिंक्टर में हुई है। तो जो उसने फूड खाया था वो इस इंटेस्टाइन में गया ही नहीं है। जब इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा तो वो बाइल से नहीं मिलेगा। बाइल से नहीं मिलेगा, जब वो उल्टी करेगा यानी वोमिटिंग करेगा तो उसमें बाइल हमें नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हम इस वोमिटिंग को बोलते हैं नॉन बाइलस, जिसमें बाइल प्रेजेंट नहीं हो। दूसरी बात इसकी कैरेक्टरिस्टिक है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का मतलब है बहुत से फासले के बहुत दूर फासले पर जो वोमिटिंग है वो जा रही है। उसको हम, जैसे आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है ना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे जो वोमिटिंग करता है तो उस प्रोजेक्टाइल मोशन में जाती है। फॉर एग्जांपल ये स्टमक से जो वोमिटिंग है वो इनिशिएट हो रही है, तो डायरेक्टली जैसे स्टमक को ज़्यादा प्रेशर लगाएगा उस कंटेंट को बाहर निकालने के लिए, तो ज़्यादा प्रेशर की वजह से प्रोजेक्टाइल मोशन में वो वोमिटिंग जाएगी बाहर बॉडी से। तो इसीलिए हम इसको नॉन बाइलस प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। देन बात करते हैं स्टूल की, तो स्टूल इसमें वेरी करता है, कोई पर्टिकुलर सेम आपको नहीं मिलता। देन लास्ट है एब्डोमिनल असेसमेंट। जब आप पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले पेशेंट की एब्डोमिनल असेसमेंट करेंगे तो आपको राइट अपर क्वाड्रेंट में ऑलिव शेप मास मिलेगा। जब उसको पल्पेट करके देखेंगे ना तो राइट अपर क्वाड्रेंट में आपको ऑलिव शेप मास मिलेगा, जो कि किसको इंडिकेट कर रहा है? पाइलोरिक स्टेनोसिस को। लास्ट है इसकी मेजर कॉम्प्लिकेशन। इस डिजीज़ के बाद मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? डिहाइड्रेशन, क्योंकि जो वो पानी पी रहा है, जो कुछ वो खा रहा है, वो इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा। और हमें पता है कि जो एब्जॉर्प्शन होती है फूड की, वाटर की, वो मोस्टली कहाँ से होती है? इंटेस्टाइन से होती है। इंटेस्टाइन में हमारा फूड वाटर जा ही नहीं रहा तो एब्जॉर्ब कहाँ से होगा? जब कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, वापस वोमिटिंग की फॉर्म में बॉडी से बाहर चला जाएगा, तो बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। तो इस तरह से इस कंडीशन में डिहाइड्रेशन मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है। तो ये तो हो गई हमारी एक डिजीज़। दूसरी है इंटुससेप्शन। इंटुससेप्शन में टेलीस्कोपिंग होती है बावल की। टेलीस्कोपिंग का मतलब है इनसाइड फोल्ड हो जाना। जो इंटेस्टाइन है वो खुद के अंदर फोल्ड हो जाता है। जब वो फोल्ड बना लेता है तो उस फोल्ड की वजह से वो जो एरिया होती है वो ब्लॉक हो जाती है, और ब्लॉक को हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये इसका काज है। इंटुससेप्शन में सिंपली टेलीस्कोपिंग ऑफ बाउल होती है, यानी फोल्डिंग होती है इनसाइड इटसेल्फ। इसकी वोमिटिंग की बात करें तो ये बाइलस भी हो सकती है और नॉन बाइलस भी हो सकती है, यानी ये इंटेस्टाइन से होकर भी आ सकती है और ये स्टमक से होकर भी आ सकती है। और मोशन की बात करें तो इंटुससेप्शन में नॉन प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है। स्टूल की बात करें तो इसमें रेड और करंट जेली जैसा स्टूल मिलता है। ये सिम्टम आपने याद रखनी, साइन याद रखनी है आपने, कि इंटुससेप्शन में जो स्टूल होता है वो रेड कलर का और करंट जेली कलर जैसा होता है। एब्डोमिनल असेसमेंट की बात करें तो आपको राइट अपर क्वाड्रेंट में सॉसेज शेप मास मिलेगा, जो इंडिकेट कर रहा है इंटुससेप्शन का। और इसकी मेजर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है इसकी बावल परफोरेशन। बावल परफोरेशन क्या काज करती है? पेरिटोनाइटिस और शॉक को, यानी उसका जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और उसका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसको हम शॉक बोलते हैं। और पेरिटोनाइटिस क्यों होती है? बिकॉज बावल परफोरेशन हो रही है ना, तो जो कंटेंट है वो बाहर जा रहा है, पेरिटोनियल कैविटी में जा रहा है। तो बाहर जाकर वो क्या करेगा? वो बाहर वाली एरिया का नहीं है। तो हमें पता है कोई चीज़ अगर अपनी एरिया से दूसरी एरिया में चली जाए तो वो वहाँ जाकर नुकसान करती है। उसका कोई वहाँ पे फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि वो उस जगह के लिए बनी ही नहीं हुई है। तो बावल का जो कंटेंट है वो अगर अ, इस होल से बाहर निकलकर, जो बावल परफोरेशन हो रही है उससे बाहर निकल कर पेरिटोनियल कैविटी में आ रहा है, तो वो क्या काज करेगा? पेरिटोनाइटिस, यानी पेरिटोनियल कैविटी में इन्फ्लामेशन काज करेगा।
तो ये इसकी मेजर कॉम्प्लिकेशन है। लास्ट डिस्कस करते हैं हिरिच स्प्रंग डिजीज़, या फिर इसका नाम इतना टफ है, आप इसको HD बोल सकते हैं, हिरिच स्प्रंग डिजीज़ को। इसका काज क्या है? इसमें लैक ऑफ पेरिस्टालिसिस होती है, या फिर फ्रॉम एब्सेंट गैंग्लियोनिक सेल, यानी कोलान के किसी पार्ट में या फिर इंटेस्टाइन के किसी पार्ट में क्या होता है, वहाँ पर गैंग्लियन सेल्स प्रेजेंट नहीं होती, वहाँ पर नर्व सप्लाई नहीं होता। और पेरिस्टालिसिस के लिए हमें नर्व सप्लाई की नीड होती है। जब मैसेज आएगा तभी हमारे जो इंटेस्टाइन है उनमें पेरिस्टालिसिस होगी। पेरिस्टालिसिस एक मूवमेंट है जिससे जो फूड का कंटेंट है वो आगे की तरफ बढ़ता है। अगर इस एरिया में नर्व सप्लाई नहीं होंगे तो उसको मैसेज ही नहीं मिलेगा मूवमेंट करने के लिए। जब मैसेज नहीं मिलेगा तो वो कंटेंट आगे मूव नहीं होगा। आगे मूव नहीं होगा तो क्या करेगा, वहाँ पर रुक जाएगा और रुक कर वहाँ उस एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। जो पीछे वाला कंटेंट आ रहा है उसको आगे नहीं आने देगा, क्योंकि उसने रास्ता जो है वो ब्लॉक कर लिया है। तो लैक ऑफ पेरिस्टालिसिस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है हिरिच स्प्रंग डिजीज़ में, बिकॉज उस एरिया में गैंग्लियन सेल प्रेजेंट नहीं होते। वोमाइटिंग की बात करें तो इसमें भी बायलस और नॉन बायलस हमें वोमाइटिंग मिलती है, और उसका टाइप है नॉन प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। प्रोजेक्टाइल और बायलस आपको सिर्फ पाइलोरिक स्टेनोसिस में मिलती है। स्टूल की बात करें तो मेकोनियम पैसेज डिलेड ग्रेटर देन 48 आवर ऑफ आफ्टर बर्थ। अब हमें पता है कि ये बच्चों में होती है, तो बच्चा जब डिलीवर हुआ है बर्थ के 48 आवर के बाद वो मेकोनियम को पास करेगा। क्यों? क्योंकि उस मेकोनियम क्या होता है, मेकोनियम होता है बेबी का फर्स्ट स्टूल। जो फर्स्ट स्टूल वो पास करता है आफ्टर बर्थ उसको हम मेकोनियम बोलते हैं। तो मेकोनियम वो बर्थ होने के बाद 48 आवर के बाद उसको पास कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई थी जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो ये इसका मेकोनियम होता है, सॉरी स्टूल होता है। उसके अलावा इसकी अगर हम चेंजेस के बारे में बात करें तो इस बेबी का आपको स्टूल रिबन लाइक मिलेगा। तो ये आपने साइन याद रखनी है कि हिरिच स्प्रंग डिजीज़ में बेबी का स्टूल रिबन लाइक हो जाता है। एब्डोमिनल असेसमेंट की बात करें तो इस पेशेंट में आपको एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलेगी, यानी जो उसका एब्डोमिन है वो डिस्टेंड हो जाएगा। डिस्टेंड क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर ब्लॉक होने की वजह से जो आगे वाला कंटेंट है वो आगे नहीं जा पाएगा, तो उसकी वजह से वहाँ पर डिस्टेंशन होगी। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो एंटीरोकोलाइटिस मेजर कॉम्प्लिकेशन है हिरिच स्प्रंग डिजीज़ की, यानी जो वहाँ पर ब्लॉकेज हुई है, जो स्टूल है वो प्रेशर अप्लाई करेगा बावल के साइड पर। प्रेशर अप्लाई होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होंगी, वो उनके ऊपर भी प्रेशर होगा। प्रेशर होने लगने की वजह से वो रप्चर हो जाएंगी। रप्चर होने के रिजल्ट में क्या होगा, वहाँ पर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन और नेक्रोसिस होगी। तो एंटीरोकोलाइटिस का मतलब है जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगी। तो ये इसकी मेजर कॉम्प्लिकेशंस थी। सो दिस वाज द होल ओवरव्यू अबाउट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, जिनको हमने सिंपली डिस्कस कर लिया। अब इनको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बट आई थिंक कि वीडियो बड़ी हो गई है तो इनके ऊपर अलग से हम वीडियो बनाएंगे। हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।